नमस्कार। अक्सर कुछ टीवी पर, यूट्यूब पर वीडियो ऐसे सामने आ जाते हैं कि उन पर बात किए बिना रहा नहीं जाता। अभी हाल ही में एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश ने ललित मोदी का इंटरव्यू लिया है। आप सब जानते हैं कि ललित मोदी कौन है। ललित मोदी आज की तारीख में भारत के सरकार के कानून के हिसाब से एक फ्यूजिटिव हैं, एक भगोड़े हैं, जो हमारे देश के कानून तोड़कर हमारे देश का पैसा लेकर कर बाहर भागे हुए हैं। और मोदी सरकार पर शुरू से ही इस बात का बड़ा दबाव रहा है कि विजय माल्या को वापस लाइए, ललित मोदी को वापस लाइए। हालांकि सब लोग जानते हैं कि ये यूपीए के कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियां इन्होंने की, उस काल में ये सब लोग यहां से पैसा लेकर के भागे थे। ललित मोदी पिछले काफी समय से टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स को इन्होंने बुलाया, और जैसे कि विजय माल्या ने राज सामानी को बुलाया था, ललित मोदी ने भी कुछ पत्रकारों को लंदन में बुला करके इंटरव्यू दिए हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि ये इन लोगों में भले ही ये यहाँ से भाग गए हों, लेकिन इनकी जीवन शैली पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ये मजे की जिंदगी वहां पर जी रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश ने जो उनका इंटरव्यू लिया है उसके बारे में। स्मिता प्रकाश मेरी पसंदीदा इंटरव्यूअर्स में से हैं। इससे पहले लल्लन टॉप पर जब सौरभ द्विवेदी हुआ करते थे, उनके इंटरव्यू मुझे बड़े अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी नॉलेज थी और सवाल भी अच्छे पूछते थे। स्मिता प्रकाश भी एक अच्छी खासी रिसर्च के साथ जाती हैं और इंटरव्यू लेती हैं। इस इंटरव्यू में एक तो मुझे थोड़ी सी समय अवधि इसकी जो है वो खली। इंटरव्यू 1 घंटा 45 मिनट 42 मिनट का, ये और लंबा होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ संपादित किया गया हो या इतना ही समय उन्हें मिला हो। लेकिन फिर भी इस इंटरव्यू से कुछ दिलचस्प बातें निकल कर तो सामने आई है। इसमें ये जो बातें ललित मोदी बता रहे हैं, मैं तो मीडिया का आदमी हूं, मैंने तो अपने सामने ये सब कुछ घटित होते हुए देखा है। लेकिन मैं उस जनरेशन को जरूर बताना चाहूंगा जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत नहीं देखी थी, जो अभी पिछले 10-15 साल में बड़े हुए हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, और आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी ही थे। ललित मोदी सीधे बीसीसीआई से जुड़े हुए थे और आईपीएल के चेयरमैन थे, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनके साथ जुड़े हुए थे। राजीव शुक्ला जो हर समय बीसीसीआई में घुसे रहते हैं, हालांकि राजीव शुक्ला को एक जगह इन्होंने गाली भी दी है, इसमें उसे बीप कर दिया गया है उसमें। लेकिन ललित मोदी का यह कहना है कि आईपीएल उनका पहला प्यार है, उनका बेबी है, और उन्होंने इसकी शुरुआत की जो आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि कभी आईपीएल एक छोटा सा हिस्सा था, 1% हिस्सा था बीसीसीआई का। आज 90% जो रेवेन्यू है बीसीसीआई का वो आईपीएल से आ रहा है, बाकी 10% में बाकी सारी चीजें हैं। उन्होंने ये कहा कि 2 वजहों से मैं भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुआ। एक तो पी चिदम्बरम मेरे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि पी चिदम्बरम उस समय देश के गृह मंत्री थे। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि पी चिदम्बरम कुछ मामलों में मेरे वकील भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ललित मोदी मेरठ के जो मशहूर कारोबारी थे स्वर्गीय राय बहादुर गुजरबल मोदी साहब, उनके पोते हैं, उनकी फैमिली से वो आते हैं। और इनका मेरठ में, मोदी नगर में, मोदीपुरम जो मेरठ के पास में ही है, वहां पर इनका जबरदस्त कारोबार हुआ करता था। मोदी कॉन्टिनेंटल जो टायर बनता था उसकी फैक्ट्री आज भी वहां पर है, वो बंद हो गई थी बाद में, उसके बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। शुगर मिल है इनकी मोदी नगर में, बहुत सारी इनके यहाँ पर कंपनियां हुआ करती थी, अब तो नहीं रही हैं। लेकिन इन्होंने कारोबार अभी भी बंद नहीं किए हैं। बहुत बड़े बड़े कारोबार इन लोगों के फैले हुए हैं, इनके पूरे परिवार के, उसके बारे में बताना उचित नहीं होगा। ललित मोदी ने आईपीएल शुरू किया 2008 में, और 2009 में होना था लोकसभा का आम चुनाव। उस समय मेरे याद है, मैं उस समय दैनिक जागरण में था, तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए फर्स्ट की। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मार्च अप्रैल में विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, और उसी समय आईपीएल होगा, तो हम पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह कैसे दिला पाएंगे, आप इसे यहां से बाहर ट्रांसफर करो। यानी कि एक तरीके से बीसीसीआई के साथ सहयोग करने से सरकार ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने तय किया कि हम आईपीएल को साउथ अफ्रीका ले जाते हैं। एक बार आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुई है,
और कोविड के समय में एक बार आईपीएल दुबई में हुई है, वरना हमेशा भारत में हुई है। और जब भी आईपीएल चलती है उस समय लोकसभा के चुनाव जरूर होते हैं। जी हां, उन्हीं दिनों होते हैं जिन दिनों ये चलती है, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन यूपीए की सरकार ने इसको बाहर खदेड़ दिया। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण रीजन इन्होंने बताया, ललित मोदी ने इस इंटरव्यू में, उनका यह कहना है कि सुनंदा पुष्कर, शायद आप लोग इस नाम को नहीं जानते होंगे, सुनंदा पुष्कर की जो है रिलेशनशिप थी शशि थरूर के साथ, जो उस समय विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे। और उनका यह कहना था कि मैं सुनंदा पुष्कर को जानता भी नहीं था, मुझे नहीं पता सुनंदा पुष्कर कौन है। लेकिन जब आईपीएल के लिए बिड लग रही थी, यानी कि आईपीएल के लिए 2008 में जब आईपीएल के लिए बोलियां लग रही थी, तो सुनंदा पुष्कर एक आईपीएल की टीम खरीदना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वो खरीदना चाहती थी, उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ पैसा उनके पास था, और वो चाहती थी कि कुछ इन्वेस्टर वो बाहर से ले आएंगी, और बहुत सारा उन्होंने टेक्निकल चीजें बताई। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वो आईपीएल की टीम खरीदना चाहती थी, उस प्रकार से टीम को उन्हें दे पाना संभव नहीं था। उन्होंने बताया कि मेरे पास इस बारे में शशि थरूर का फोन भी आया। शशि थरूर ने कहा कि तुमने सुनंदा को मना कर दिया। ये बात ललित मोदी ऐसी बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि सुनंदा पुष्कर का उनका क्या रिलेशनशिप था उस समय, लेकिन शशि थरूर का उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि शशि थरूर ने कुछ कहा और मैंने फोन पटक दिया कि जाओ, जो मुझे करना है कर लो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं मिलेगी आपको टीम। और उन्होंने कहा कि अगले दिन जब मैं सो करके उठा और मैंने सुबह के अखबार देखे तो उनमें खबर छपी हुई थी कि शशि थरूर शादी करने वाले हैं सुनंदा पुष्कर से। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, सुनंदा पुष्कर का संदिग्ध परिस्थितियों में होटल लीला में निधन हो गया था, मौत हो गई थी। कोई कहता है सुसाइड हो गई थी, कोई कहता है हत्या हो गई थी। जो सुब्रमण्यम स्वामी है उन्होंने तो आरोप लगाया था कि शशि थरूर इस षड्यंत्र में शामिल थे, वो एक अलग इशू है, आज तक वो सुलझा नहीं है मुद्दा। लेकिन सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई थी और शशि थरूर के साथ उनकी संभवतः शादी नहीं हो पाई थी। अघोषित रूप से कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनके घोषित विवाह नहीं हो पाया था। तो इनका यह कहना है ललित मोदी का कि उसके बाद शशि थरूर को अपनी मंत्री पद भी गंवाना पड़ा, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए कि वो अपनी पत्नी को आईपीएल की टीम खरीदवाना चाहते थे, अब इंटरेस्ट था उनका, प्राइवेट इंटरेस्ट था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार मेरे पीछे पड़ गई। फिर चिदंबरम ने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मुझे वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने बरखा दत्त पर भी आरोप लगाया कि बरखा दत्त ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपने टीवी चैनल पर चला दी थी, एनडीटीवी पर, जिसमें किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था। और उन्होंने कहा कि उसमें आरोप मेरे ऊपर लगा दिया गया था। लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उस क्लिप के बारे में क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उस क्लिप के चलने के बाद सारी परिस्थितियां बिगड़ती चली गई। पी चिदंबरम मेरे पीछे पड़ गए, तमाम चीजें शुरू हो गई। और इसके साथ ही जब हमने 2009 की प्लानिंग की थी कि हम आईपीएल को बाहर शिफ्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका लेकर के जाएंगे, तो उस समय दाऊद इब्राहिम ने मुझे धमकियां दी। ये कह रहे हैं क्योंकि दाऊद इब्राहिम और जो बाकी अंडरवर्ल्ड था वो आईपीएल पर बैटिंग करता था, सट्टेबाजी करता था। और उन लोगों का यह कहना था कि अगर आप इसे साउथ अफ्रीका लेकर के जाओगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इंडिया में तो हम अपनी सट्टेबाजी मैनेज कर लेते हैं, मैच फिक्सिंग भी मैनेज कर लेते हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि मैं जब तक रहा तब तक मैंने मैच फिक्सिंग इसमें नहीं होने दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी गई, बहुत कुछ कहा गया। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि भाई क्रिकेट के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं लगाऊंगा, और इसलिए मैंने बाहर जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा जो मुझे धमकियां दी गई थी दाऊद इब्राहिम के द्वारा, उसमें बाकायदा मैंने, जो राकेश मारिया उस समय पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, उन्हें अपना बयान दिया था, पूरा स्टेटमेंट है, मैंने रिकॉर्ड कराया था और सारी डिटेल्स बताई थी कि कैसे कैसे एक बाबा के घर पर मुझे ले जाया गया था। उस बाबा ने मुझसे फोन के माध्यम से दाऊद इब्राहिम से बात करानी चाहिए थी, हालांकि मैंने बात करने से मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये सारी जो बातें हैं इनकी वजह से मुझे मजबूर होना पड़ा भारत छोड़ने के लिए। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल को अपने दिल के करीब मानता हूं, मैं ज्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन जब आईपीएल होती है तो मेरे भाव जाग जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर हम चाहें तो आईपीएल के बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि हर स्टेडियम को बहुत शानदार बनाया जा सकता है। आप विदेश में जाइए, फुटबॉल के जो बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, उन स्टेडियम्स में
बेसमेंट में पार्किंग होती है, मॉल्स बने हुए होते हैं, पता नहीं क्या क्या बना हुआ होता है, यानी कि वो 365 दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर भी इस प्रकार की सुविधाएं डेवलप की जा सकती हैं, और हम खुश जरूर होते हैं कि हमारा वो स्टेडियम सबसे बढ़िया है, लेकिन उस प्रकार के स्टेडियम है नहीं वर्ल्ड लेवल के जैसे स्टेडियम होते हैं। मैं चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर क्रिकेट की चाहे, बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि उसे बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाया जा सकता है। एक बात और उन्होंने और कही, अब ये मुझे बात उनकी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगी। उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं को इसमें क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और वो पार्लियामेंट में खुल करके बोलते थे और बीजेपी की आवाज हुआ करते थे। शायद नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी की आवाज अरुण जेटली हुआ करते थे और मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। उनका क्रिकेट में भी बड़ा लगाव था, दिल्ली की राजनीति में भी उनका काफी वो था। दूसरे, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य की जो बुआ जी हैं, उन्होंने कहा कि वो उन पॉलिटिशियंस में से एक थी जिन्होंने आईपीएल के मेरे कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा सराहा था, हमें सहयोग किया था, और हमने उनके सहयोग से बहुत मैच भी कराए जयपुर वगैरह में। तो उनका यह भी कहना था, ललित मोदी का, कि सिंधिया परिवार के साथ हमारी पहले से दोस्ती रही, क्योंकि हम सब लोग सिंधिया स्कूल में पढ़े हैं जो ग्वालियर में स्थित है, और मेरी माँ भी इनको सब इनके परिवार को जानती थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ जब पी चिदम्बरम ने ये कहा कि अपनी आईपीएल को यहां से बाहर लेकर के जाओ, होम मिनिस्टर ने उस समय के, तो उस समय बीजेपी शासित जितने भी राज्य थे, चाहे गुजरात में नरेंद्र मोदी हो या मध्य प्रदेश में और राज्यों में जो सरकारें थी बीजेपी की, उन सब ने कहा था कि आप हमारे यहाँ मैच कराइए, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई होम मिनिस्टर से, केंद्र सरकार से आप झगड़ा लेकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें आईपीएल बाहर ले जाने पड़ी। एक और दिलचस्प बात बताई, उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम ने मेरा पासपोर्ट जब्त करवा दिया था जिससे मैं बाहर ना जा सकूं, और मेरी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन होने वाला था विदेश में, और मुझे कोर्ट के माध्यम से अपना पासपोर्ट वापस मिला था। उस समय सुषमा स्वराज ने भी मेरा थोड़ा सा सहयोग किया था, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उस समय अभिषेक मनु सिंघवी मेरे वकील थे जिन्होंने मेरे मामले को कोर्ट में रखा था। यानी कि आप यह भी समझ लीजिए, बैलेंस देखिए ललित मोदी का, बीजेपी वालों में भी पैठ पूरी थी और कांग्रेस वालों में भी। पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तो इनकी कंपनी के वकील हुआ करते थे। तो ललित मोदी ने बहुत सारे खुलासे इस इंटरव्यू में किए हैं। इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिएगा अगर आपकी दिलचस्पी इसमें है। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे ज्यादा मुझे खली इस इंटरव्यू में, वो ये थी कि ललित मोदी के बारे में इतने सारे जो आरोप लगाए जाते हैं, ईडी से भाग रहे हैं, फेमा के उल्लंघन के आरोप, तमाम तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं, उनका जवाब ललित मोदी ठीक से नहीं दे पाए। उनका यह कहना है, उनकी बातों से जो लगा कि ये सब जो है काल्पनिक थे और इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, और मैंने जो बयान दिए हैं, जितने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं, उसमें किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आज तक कभी मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का या इस तरह का इनिशिएट नहीं किया है। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि मैं वापस आना चाहता हूं और इंडिया मेरा पहला प्यार है। आजकल तो बता रहे हैं कि वो लाल मिर्च का धंधा कर रहे हैं विदेशों में और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो ललित मोदी जैसे लोग आजकल मीडिया का बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं। विजय माल्या ने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, राज समानी को अपना इंटरव्यू दिया था। ये क्या होता है, कई बार इस प्रकार के इंटरव्यू से आपके प्रति थोड़ी सी सिंपैथी भी बन जाती है, यानी कि एक पॉजिटिव माहौल भी बन जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे ललित मोदी की क्या मंशा है, लेकिन इंटरव्यू अच्छा है, इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो ताज पर और मुंबई पर हमला हुआ था 2008 में 9 में, उस हमले के बारे में भी इन्होंने काफी विस्तृत विवरण उसमें दिया है कि मैं उस समय होटल में मौजूद था। उसको भी आप इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, इंटरव्यू बहुत अच्छा है। लेकिन ललित मोदी ने इसे काफी बैलेंस करने की कोशिश की है, और बीजेपी के नेताओं को मैंने देखा है कि इसमें क्लीन चिट देने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।